नमस्कार। गौरव गरियाबंद के तहत ऑनलाइन क्लास चल रही है जिसमें सभी मुख्य विषय जो हैं और उसके मुख्य टॉपिक पर चर्चा की जाती है और उसका अध्यापन कराया जाता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। गौरव गरियाबंद के तहत चल रहे ऑनलाइन क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे 12वीं भौतिक के यूनिट नंबर 6, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी के बारे में। ये चैप्टर 12वीं के पूरे सिलेबस के लिए सबसे बड़ा चैप्टर है, यूनिट है। यहाँ आपको 1 नंबर का 1 सवाल, 2 नंबर के 1 सवाल, 3 नंबर के 2 सवाल और 5 नंबर के 1 सवाल मिलते हैं। टोटल जो है 14 नंबर के सवाल हैं और सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो यही 12वीं का ही है और सबसे कठिन भी है। इसको बच्चे लोग अधिकतर छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल भी है और साथ ही साथ में इसका डेरिवेशन जो है, बहुत सारा डेरिवेशन भी है। तो हम जो है यहाँ आपके लिए 6 सालों का क्वेश्चन पेपर को मैं आपको पीडीएफ बना के दिखा रहा हूँ कि 6 साल से किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं और फिर उसके बाद हम वहाँ से मोस्ट आईएमपी सवालों को सेलेक्ट करके फिर उन्हीं मोस्ट आईएमपी सवालों को हम यहाँ पढ़ाएंगे। हमको ये पूरा जो यूनिट है सिर्फ 2 चैप्टर में कवर करना है। मैं बहुत ही स्पीड से पढ़ाऊंगा क्योंकि आपके स्कूल में ये कवर हो चुका होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। ये आपको दिख रहा होगा 2019, ये सभी 1 नंबर के सवाल है। फिर उसके बाद ये फिर से आया 1 नंबर के जो सवाल है, ये जो मैं लिखा हुआ हूँ ये वाला, इसको मैं सेलेक्ट किया हूँ इस साल 2025 के लिए। ये मोस्ट आईएमपी सवाल बनेगा 2025 के लिए। इसको बाद में बताऊंगा। 2 नंबर वाले सवाल को अगले क्लास में बताऊंगा। 3 नंबर वाले को भी। अभी फिलहाल हमको देखना है 5 नंबर वाले को। 5 नंबर वाले सवाल को सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ 2019 का सवाल और 2020। इसको ध्यान देना यहाँ। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी 2020, फिर उसके बाद अपवर्ती दूरदर्शी, इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, इसको खगोलीय दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कंटिन्यू ये सवाल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी हर साल एक साल के गैप में आया हुआ है। पिछले साल आया था 2023 में खगोलीय दूरदर्शी और इस साल आया है मतलब 2024 में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो इस साल पूरी संभावना है कि खगोलीय दूरदर्शी आने की पूरी संभावना है। अगर मान लो ये सवाल नहीं आता है 5 नंबर का, तो इसके अलावा 2 और सवाल है, एक पतले लेंस वाला और एक जो है ये पृष्ठ वाला, ये वाला। ये तीनों सवालों को अभी मैं इसी क्लास में कवर करूंगा। फिर उसके बाद अगला जो क्लास रहेगा वहाँ पर आपका 2 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर के सवालों को अगले क्लास में वहाँ कवर करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले खगोलीय दूरदर्शी। तो दूरदर्शी के बारे में पहले जानते हैं कि क्या होता है। दूरदर्शी का मतलब है जहाँ हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं। और दूरदर्शी में 2 प्रकार होती है, एक अपवर्ती दूरदर्शी और दूसरी परावर्ती दूरदर्शी। तो अपवर्ती जो दूरदर्शी है वो अपवर्ती दूरदर्शी के भी 2 प्रकार होते हैं, खगोलीय दूरदर्शी और पार्थिव दूरदर्शी। तो अब क्वेश्चन में अगर खगोलीय दूरदर्शी नहीं दिया, अपवर्ती दूरदर्शी दे दिया, तो भी आपको खगोलीय दूरदर्शी को ही बनाना, वही एक ही प्रकार का है। और इसमें अब देखिए कि दूरदर्शी जो है वो किस प्रकार से दिखता है। इसमें 2 प्रकार के लेंस होते हैं खगोलीय दूरदर्शी में। पहला जिसको हम लोग वस्तु के पास रखते हैं वो आपका कहलाएगा अभिदृश्यक लेंस, और दूसरा जो नेत्रिका के पास रहेगा वो कहलाएगा आपका नेत्रिका लेंस। इसका सवाल इस तरह से आएंगे सब कि खगोलीय दूरदर्शी का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। सबसे पहले नामांकित रेखाचित्र या किरण आरेख बनाकर और फिर आवर्धन क्षमता का सूत्र। तो सबसे पहले हम लोग किरण आरेख बनाएंगे। तो किरण आरेख बनाने के लिए ये पहला मैंने एक बनाया,
ये आपका हो गया पहला लेंस, और ये फिर ये लाइन खींचे और यहाँ थोड़ा सा दूसरा लेंस बना दिए। अब ये दोनों लेंस में आपको अंतर दिख रहा होगा, एक लेंस बड़ा दिख रहा है, दूसरा लेंस छोटा दिख रहा है। तो इस खगोलीय दूरदर्शी में जो दूसरा लेंस होता है और पहला लेंस, दोनों में यही अंतर है कि पहला लेंस जिसको हम लोग वस्तु के पास रखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वस्तु के, यहाँ वस्तु रखेंगे, ये जो वस्तु के पास रहता है उसका द्वारक जो है बड़ा होता है, और जो नेत्र के पास होता है जिसको नेत्रिका के पास रखते हैं वो उसका द्वारक जो है वह छोटा होता है। दोनों में यही अंतर है। अब ये द्वारक और क्या होता है, तो ये देखिए ये आपका दूरदर्शी, ये दूरदर्शी अब मैं देखूंगा किधर से, इधर से ऐसे देखूंगा, ये नेत्र के पास है, तो इसका द्वारक को देखिए यहाँ पर ये छोटा दिख रहा है, और ये जो द्वारक दिख रहा है ये बड़ा दिख रहा है, तो यही दूरदर्शी है। अब इसको खगोलीय दूरदर्शी और कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम एक सिंपल एक दूरदर्शी की बात कर रहे हैं, तो यही दूरदर्शी है। और इसको देखिए यहाँ पर कैसे दिख रहा है, और हमारा जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा। इसमें वस्तु जो है अनंत पर स्थित है, और जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वहां से जब किरणें आती है तो वो समांतर आती है। तो पहला जो किरण है वो प्रकाशिक केंद्र से निकलकर सीधे चले जाती है, दूसरा जो किरण आई, आने के बाद अपवर्तन होके एक जगह मिली, और ये जो मिलती है इसको हम लोग बोलते हैं इसका फोकस। अब दृश्यक का जो फोकस है, अगर कोई किरणें समांतर आती है तब वह उसके फोकस पर मिलती है, और लेकिन यहाँ पर फोकस से थोड़ा सा नीचे आया हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस तल। फोकस के लंबवत जो रेखा होती है उसको बोला जाता है फोकस तल। तो यहाँ पहला जिसको आपने बोला अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस मतलब L, अभिदृश्यक मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब O बोल दोगे। तो अभिदृश्यक के लिए जो अनंत से आने वाली समांतर किरणें हैं, अभिदृश्यक के फोकस तल पर उसका प्रतिबिंब बनता है। इस प्रतिबिंब को हम लोग नाम दे देते हैं A1 और B1। अब ये प्रतिबिंब कैसे बना, वस्तु यहाँ पर AB है तो इसका यह बन गया उल्टा, वास्तविक और उससे छोटा। एक चीज और, जब ये बना तो जैसे ये हमने दूरदर्शी को बनाया, पहला प्रतिबिंब बना, बनने के बाद में क्या करेंगे, ये जो नेत्रिका वाला पार्ट है इस वाले को इतना ऐसे आगे पीछे चलाएंगे, इस वाले को ऐसे 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 आगे पीछे इतना चलाएंगे कि ये जो प्रतिबिंब बना हुआ है, ये प्रतिबिंब इसके लिए इसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बने। ये हुआ, ये बन गया। अब उसके बाद यही जो आपका प्रतिबिंब है, यही प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, इस वाले लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, और इसका जो अंतिम प्रतिबिंब है वो यहां बन जाएगा ये, और यहां मिल गया। इसको नाम दे देंगे हम लोग A2 और B2। तो पूरा कहानी कैसे हो गया, सबसे पहले अनंत पर कोई वस्तु स्थित थी, उससे आने वाली समांतर किरणें सबसे पहले इसके अभिदृश्यक के फोकस तल पर इसका प्रतिबिंब बनता है A1 B1, और यही जो प्रतिबिंब है वह नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, और फाइनल जो प्रतिबिंब बनता है वह A2 B2 पर। फाइनल जो प्रतिबिंब बना A2 B2 ये आपका आवर्धित प्रतिबिंब है, वस्तु से उल्टा है, और चूंकि यहाँ पर किरण को हमको मिलाना पड़ा इसलिए ये आभासी है। थोड़ा सा इसका चिन्ह प्रॉपर्टी देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ जो बन रहा है कोण वो अल्फा, उसी कोण को इधर बना देता हूँ, और जो प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा कोण बना वो बीटा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वह आपका हो जाएगा फोकस, इसके लिए जो प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी ध्यान दें, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ होता है कि अभिदृश्यक के लिए यहाँ की जो दूरी है ये वाला दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी होती है, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग V बोलते हैं, और अभिदृश्यक है तो V0 बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर F0 लिख दिया गया है, तो इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये अभिदृश्यक जो है उसके फोकस पर यह प्रतिबिंब बना है, इसलिए उसको F0 लिखा गया है। और यहाँ से यहाँ तक जो है यह वस्तु का कार्य करता है इसके लिए, तो ये जो दूरी है वह UE होगा। और हमारा जो फाइनल प्रतिबिंब है, लास्ट में जब उस नेत्रिका को हम लोग आगे पीछे चलाएंगे ना, तो इस फाइनल प्रतिबिंब को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हमको बनाना है। ये आपका चित्र हो गया। इस चित्र को
आप बना सकते हो इस तरह से। और थोड़ा सा वर्णन करना है। जब ये सवाल आता है तो जो हमारा आवर्धित इसका जो नामांकित रेखा चित्र बनाइए, नामांकित रेखा चित्र जो होता है वो 2 नंबर का होता है, और उसके बाद जो आवर्धन क्षमता का जो सूत्र निकालेंगे वो 3 नंबर का। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, कहीं गणित पर प्रॉब्लम हो जा रहा है, फिजिक्स आपको समझ, डायग्राम आप बिल्कुल बना सकते हो। डायग्राम बनाने के बाद थोड़ा सा अगर आप रचना कर दोगे, थोड़ा पढ़ के, तो आराम से आपको यहाँ 2 नंबर मिल जाएगा। जहाँ आपको किसी प्रकार का कोई गणित की जरूरत ही नहीं पड़े, तो बायो का डायग्राम है जिसको आपको बनाना है, 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र निकालते हैं। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ ना। आवर्धन क्षमता का सूत्र m, आवर्धन क्षमता को m से दर्शाते हैं। तो ये आपका हो गया आवर्धन क्षमता का सूत्र। इसका सूत्र होता है, जब प्रतिबिंब जो है ये वाला लास्ट वाला प्रतिबिंब, यानी कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, अंतिम प्रतिबिंब को ध्यान देना, ये अंतिम प्रतिबिंब इसके द्वारा ही बनता है और यहीं से पूरा खेल हो रहा है। अंतिम प्रतिबिंब बोल दिया मतलब नेत्रिका, यहाँ नेत्रिका के लिए ई कर देना और इसको ओ कर देना। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, कौन सा कोण दिख रहा है वहां पर, बीटा। और वस्तु किधर है, इधर, तो वस्तु के द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण अल्फा। ये दोनों पहले मैं यहाँ शॉर्टकट में लिखा हूँ, आपको पूरा स्टोरी लिखना हुआ। आवर्धन क्षमता बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना अंतरित कोण बटा वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। उसके बाद फिर से अल्फा बीटा इसको को लोगे और अल्फा, और फिर लिखोगे कि अल्फा और बीटा के मान बहुत कम होते हैं, तो उसको हम लोग 10 लिख देंगे, 10 अल्फा 10 बीटा। अब 10 अल्फा और 10 बीटा के मान को हम निकालते हैं। टेन अल्फा के लिए चित्र जैसे बना था वैसे नहीं है। हाँ ये चलो ठीक है, एक बार इसको फिर से बना देता हूँ फटाक से। देखो चित्र बनाने में आपको कितना टाइम लगता है, 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट में 1 नंबर मिल जाएगा, 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो। ये यहाँ पर आपका बना था बीटा और ये अल्फा, ये ई, ये F0, या इसी को हमने B1 बोला, इसको A1, ये A2, ये B2, यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है A और B। 10 अल्फा, सबसे पहले 10 बीटा का मान निकालिए। 10 बीटा कहाँ पर बना है, यहाँ कौन से त्रिभुज में बना हुआ है, इस त्रिभुज में। ये आपका त्रिभुज देखो, E यहाँ पर A1 है, ये A1 है, A1 B1 और E पर। तो 10 का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। साफ साफ दिख रहा है, लंब जैसे यही दिख रहा है, A1 B1 ये लंब दिख रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे A1 B1 ये लंब। आधार जो है E और B1, ये आपका आधार है E B1। ये 10 बीटा का मान निकल गया। सेम टू सेम फिर निकालना है हमको 10 अल्फा का मान। 10 अल्फा के लिए आप इधर का त्रिभुज देखिए, ये वाला, ये A1 B1 और ये O, A1 B1 O। लंब मतलब A1 B1 और आधार O B1। नीचे है इसलिए नहीं आ रहा। 10 अल्फा
A1 B1 और OB1। अब m का मान था, ये आपका हो गया 10 बीटा 10 अल्फा। 10 बीटा का मान आपने निकाला था A1 B1 और EB1। ये 10 बीटा का मान निकाले, 10 अल्फा जस्ट उसके नीचे A1 B1 OB1। अब जब ऐसा रहता है तो इसको कैसे करते हैं, कई लोग इसको भी नहीं कर पाते हैं, बड़ा शर्म की बात है, साइंस वाले लोग भी। अब A1 B1 EB1 OB ऊपर चले जाएगा, A1 B1 यहाँ से ये कटा आ गया OB1 EB1, ये m का मान निकला। अब यही इस डायग्राम को अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो देखें कि OB1 जो है ये वाला, ये OB1, ये इसके लिए हमारा प्रतिबिंब की दूरी थी। इसके लिए क्या था, प्रतिबिंब की दूरी, जिसको हमने कहा था F0। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी थी वो आपका था वस्तु, नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी। नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी, दोनों को देखना। चिन्ह प्रॉपर्टी आप एक बार बता देता हूँ। चिन्ह प्रॉपर्टी क्या होता है कि जब हम लोग जिस दिशा में प्रकाश किरण आ रही है, अगर उस दिशा में अगर हम लोग दूरी को नापे तो वो धनात्मक होती है, और उसके विपरीत जो है वह होती है ऋणात्मक होती है। तो प्रकाश किरण इस दिशा से आ रही है ऐसे, और आपका जो दूरी है पहला वाला ये OB1, इसकी भी दिशा इस तरफ है, इसकी भी दिशा इस तरफ है। तो ये हो जाएगा हमारा पहला F0 धनात्मक होगा, और दूसरा जो है इसकी भी दिशा इस तरफ है, इसका उल्टा है, प्रकाश किरण की दिशा इस तरफ है और इसकी दिशा इस तरफ है, तो इसका मान होगा ऋणात्मक में। तो पहले वाले का नाम रहेगा FO और इसका रहेगा UE, जो कि ऋणात्मक में होगा। तो m का मान मिला सबसे पहले आवर्धन क्षमता F0/UE। इस समीकरण को हमको याद रखना है। m बराबर आपने निकाला -F0 और UE। ये आपका आवर्धन क्षमता का सूत्र होगा, लेकिन प्रश्न में सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहता, इसके आगे बढ़ता है। इसमें कंडीशन देते हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब जो है वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अंतिम प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। पहला कंडीशन, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, न्यूनतम दूरी पर बने। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, हमारे मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वह 25 सेंटीमीटर होती है। चूंकि यहाँ पर हमको 25 सेंटीमीटर से कोई लेना देना नहीं है, हम उसको इसमें D से प्रदर्शित करते हैं। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है उसको D से प्रदर्शित करते हैं। तो अंतिम प्रतिबिंब जो हमने बनाया था नेत्रिका की, ये आपका अंतिम प्रतिबिंब जब आप बनाए तो नेत्रिका के लिए बना ये अंतिम प्रतिबिंब। इसी को बस ध्यान देना है, अंतिम प्रतिबिंब जो है हमेशा नेत्रिका के लिए ही बन रहा है। तो नेत्रिका का ही आपको फोकस दूरी लिखना है, वस्तु की दूरी लिखना है और प्रतिबिंब की दूरी। इसके लिए हम लेंस सूत्र का उपयोग करेंगे। लेंस सूत्र 1/f, इस सूत्र का सबसे पहले इस सूत्र को देख लो। f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है। अंतिम प्रतिबिंब कौन बना रहा है, नेत्रिका। तो नेत्रिका के लिए फोकस दूरी क्या हो जाएगी, fe। और अंतिम प्रतिबिंब बना कहाँ पर, उसका जो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर हमने बनाया था, जिसको हमने बोला d दूरी। तो इसके जगह में हम लोग लिखेंगे d।
और वस्तु की दूरी को ui। अब चिन्ह प्रॉपर्टी देखिए, चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार से जो अंतिम प्रतिबिंब बना था वो उसकी दिशा इस तरफ थी, तो इसको हम लोग ऋणात्मक करेंगे, और वस्तु की दूरी भी इसी तरफ थी, जबकि आपतित किरण की दिशा इस तरफ, वस्तु की दूरी इस तरफ, प्रतिबिंब की दूरी इस तरफ, जो कि उल्टा है, तो इसको भी हम लोग ऋणात्मक करेंगे। ये दोनों ऋणात्मक ऋणात्मक मिलके धनात्मक हो जाएगा, और इस वाले को इधर ले आना, 1/FE, इसको पक्षांतर कर देंगे 1 + d 1 u। अब इसी मान को यहाँ पर रखना है। ये देखो, इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ, ये आ गया। ये आपके लिए सूत्र बन गया आवर्धन क्षमता का। जब ये सूत्र आया आपका, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो ये सूत्र बना। लेकिन बुक में थोड़ा सा और कलाकारी किया है, तो हम भी कर देते हैं यहाँ पर। ये थोड़ा, ये FE को जो है, इस वाले को बाहर निकाल दोगे तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 हो गया। लेकिन इसके लिए तो आपने बाहर निकाल दिया, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं था, तो वहाँ ऊपर में हमको डालना पड़ेगा। सिंपल भाषा में, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये FE को वहाँ हमने डाला, और ये आपका सूत्र निकला फाइनल। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। इसमें एक सवाल और है जो आज तक अभी नहीं पूछा गया है, जब से नया सिलेबस लागू हुआ है। हम 5-6 साल पहले जो पूछता था, नली की लंबाई ज्ञात कीजिए। नली की लंबाई तो नली की लंबाई के लिए इस क्षेत्र में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ना, इसको नली की लंबाई F और U0, ये इसके नली की लंबाई हो गई। अगला सवाल इसमें आता है कि जब हम लोग अंतिम प्रतिबिंब जो है उसको बना दे अनंत पर, पहला वाला स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा था, अब मान लो अंतिम प्रतिबिंब को अगर हम लोग अनंत पर बना दे, तो कुछ नहीं करना है। इस वाले सूत्र में, ये आपका जो सूत्र है F0UE, जिसको आपने सबसे पहले निकाला, तो अगर वस्तु की जो दूरी है, जिसको हमने UE बोला हुआ है, इस वस्तु की दूरी को FE कर दें, तो प्रतिबिंब जो है हमारा अनंत पर बन जाएगा। तो दूसरा कंडीशन में अनंत पर बनने के लिए बस यही करना है, कुछ नहीं। ये दूसरा कंडीशन बहुत कम आता है, हमेशा ये वाला आता है, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। दोनों को अगर इसकी भी नली की लंबाई ज्ञात करना है तो F0 और FE। थोड़ा सा डायग्राम जो मिस्टेक हो गया, ये रिवीजन क्लास था, बहुत स्पीड पढ़ाया हूँ, हालांकि पूरे 1 घंटे का क्लास है। अगला जो सवाल है मेरे हिसाब से जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, वो पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र। अगला जो सवाल है, पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र को पढ़ना चाहिए। उस सूत्र का नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये भी हर साल आ रहा है, रिपीट हो रहा है कंटिन्यू। ये सूत्र 1/f बराबर ये R1 R2, इस सूत्र को। लेकिन इसको पढ़ने के लिए एक और सूत्र होता है जिसको हम लोग गोली पृष्ठ बोलते हैं। गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र 1/v u mu - 1 R1। अब ये पहले आया है, जब हम इसको समझेंगे तभी इसको समझेंगे, तो इसको सबसे पहले समझते हैं, फिर उसके बाद उसको समझेंगे। इस प्रश्न का नाम है गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र ज्ञात कीजिए। गोली पृष्ठ जब हम लोग पढ़ते हैं तो गोली पृष्ठ 2 प्रकार की होती है, उत्तल पृष्ठ और अवतल पृष्ठ। अब प्रश्न में उत्तल पृष्ठ के लिए अगर बोल दिया तो सिर्फ को आपको उत्तल पृष्ठ ही बनाना है, और अवतल बोल दिया तो अवतल ही बनाना है। लेकिन अगर गोली बोल दिया तो आप अवतल भी बना सकते हो और गोली भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर अवतल पृष्ठ के बता रहा हूँ कि उत्तल पृष्ठ पर किस तरह से हम लोग इस सूत्र को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, ये आपका एक उत्तल पृष्ठ है। उत्तल पृष्ठ बना दिए, उत्तल मतलब उभरा हुआ।
उत्तल पृष्ठ आप बना दिए तो उसका नामकरण कर देते हैं। मान लो ये है S, और जो मध्य बिंदु जो रहता है, जो इस पृष्ठ का जो मध्य बिंदु रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। तो ये पहले लिखोगे आप, मैं बोल रहा हूँ आपको लिखना है, क्योंकि आपको बोलने का नंबर नहीं मिलेगा, लिखने का नंबर मिलेगा। एक उत्तल पृष्ठ है जिसका नाम है SPS1, ये एक उत्तल पृष्ठ है, उसका ध्रुव है P। ये पहले लिख दिया आपने। अब कोई भी उत्तल पृष्ठ जो होता है, कोई भी पृष्ठ होता है, वो गोले का भाग होता है, किसी न किसी गोले का भाग होता है पृष्ठ, तो उस गोले का केंद्र भी होता है, और केंद्र से जो ध्रुव को मिलाते हैं उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और जो केंद्र रहता है उसको C से दर्शाते हैं, उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। तो मान लो इस गोले का जो केंद्र है वो ये रहा होगा, हमने माना है ना, हमको एकदम फिक्स नहीं पता है, माना ये उसका वक्रता केंद्र है। दो काम लिख दिया। सबसे पहले आपने उत्तल पृष्ठ का नामकरण किया, SPS' एक उत्तल पृष्ठ है, उसका ध्रुव P है और C उसका वक्रता केंद्र है। मान लो इसके मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं, जो उसके ध्रुव और जो उसका केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है वो आपका मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष पर एक वस्तु है बिंदु आकार की O एक वस्तु है, रखी हुई है नहीं, एक वस्तु रखी हुई है, बिंदु आकार की एक वस्तु O रखी हुई है। अब जब हम लोग इस फिजिक्स में पढ़ते हैं तो कई प्रकार की किरण गुजरती है, लेकिन जब डायग्राम में बनाते हैं तो सिर्फ 2 प्रकार की किरणों का उपयोग करते हैं, ताकि हमारा आसान हो उसको चित्र को बनाने में। अगर बहुत सारा किरण को ले लेंगे तो फिर वो कोड़ो बोड़ो हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ 2 किरण को ही लेते हैं यहाँ पर। पहला किरण इस O से, इस बिंदु ध्रुव से होते हुए सीधी निकल जाती है। दूसरा किरण यहाँ से जाकर इस उत्तल पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित होती है। आपतित होने के बाद अब इसको अपवर्तित होना है, तो अपवर्तन का भी नियम है। तो सबसे पहले हम लोग अभिलंब खींच देते हैं। अभिलंब कहाँ से खींचते हैं, वक्रता केंद्र से। ये अभिलंब खींच दिया, इसको भी इधर का नाम दे दो। अब जब जानते हो कि यहाँ पर एक इस तरफ जो है विरल माध्यम है और ये एक म्यू माध्यम है। म्यू माध्यम मतलब यहाँ सघन माध्यम है। जब विरल से सघन माध्यम में कोई प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये आपका अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुकी और झुकने के बाद आकर मुख्य अक्ष पर आकर मिल गई, यहाँ पर उसका बन गया प्रतिबिंब। तो इस तरह से आपने देखा कि एक वस्तु जो मुख्य अक्ष पर स्थित थी, वहाँ से प्रकाश किरण A बिंदु पर आपतित होने के बाद उसका प्रतिबिंब बनता है I पर। आपतित किरण, ये आपके आपतित किरण, यहाँ तीर का निशान लगाना जरूरी रहता है, नहीं तो कभी कभी आधा नंबर काट देते हैं हम लोग। यहाँ से आपतित किरण गई और ये अपवर्तित हुई। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बोलते हैं आपतन कोण, और इस वाले कोण को बोलते हैं अपवर्तन कोण। स्टोरी अगर आप सुन रहे हो ध्यान से, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। माना एक उत्तल पृष्ठ है SPS', उसका ध्रुव जो है P है, वक्रता केंद्र C है, मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी हुई है O, उस वस्तु से एक किरण सीधी निकल जाती है, दूसरी किरण बिंदु A पर आपतित होती हुई अपवर्तित होकर I बिंदु पर उसका प्रतिबिंब बन जाता है। अब कोण को लिखोगे तो कोण को लिखने के लिए देखो कैसे लिखोगे। कोण मतलब ऐसे, कौन सा जो कोण बोलेंगे उसको बीच में लिखेंगे, OAN बराबर आपतन कोण I, और इस कोण को लिखोगे तो IAC, ये आपका अपवर्तन कोण। इस तरह से आपने इसको अपवर्तन कोण और इसको पूरा परिभाषित कर दिया। इसमें 3 कोण और लेना है। मान लो यहाँ पर हम लोग एक कोण ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर हम लोग एक कोण ले लेते हैं अल्फा, और यहाँ ले लेते हैं बीटा, और यहाँ ले लेते हैं गामा। इसको आपका जब डायग्राम का नामांकित चित्र बनाओगे तो उसमें लिखोगे कि हमने 3 कोण और लिए, एक अल्फा, बीटा और गामा। अब हम इसका डेरिवेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन पार्ट में सबसे पहले इसमें स्नेल का नियम लगाओगे। स्नेल का नियम म्यू बराबर
साइन आई बटा साइन आर। स्नेल का नियम, अपतन कोण कीजिए बटे अपवर्तन कोण कीजिए। स्नेल का नियम है, मान लो आई साइन का जो मान है बहुत कम है, तो यहाँ से हम साइन को हटा देंगे, तो आई बटा आर ये हो गया म्यू बराबर, या इसको थोड़ा सा इधर से ऐसे कर देंगे तो म्यू आर, समीकरण नंबर 1, इसका जरूरत पड़ेगा। अगला कहानी, अब लिखो त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, कलर चेंज नहीं करूँगा, कौन सा त्रिभुज है ये वाला, ये ओ ये दिख रहा है, ये त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम है AOC। इसमें हमको दो ठो अंदर में दिख रहा है कोण इसके, ये कोण अल्फा और ये कोण गामा, और एक ठो बाहर में बैठा हुआ है आई। तो यहाँ हमको इस गणित का एक थोड़ा सा नियम बनाता है कि बहिष्कोण के हिसाब से जो बाहर का जो कोण रहता है आई, वह अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, अल्फा गामा। थोड़ा गणित है वहां पर, बहिष्कोण जो बाहर में रहता है, अंदर के जो दो कोण बने हुए हैं उन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ये पहला काम हो गया, आई का मान सिंपल सा निकल गया। दूसरा जो आपका जो त्रिभुज दिख रहा है वो ये वाला त्रिभुज है, ये ए, इधर से आई और इधर से सी। यहाँ पर एक कोण बना हुआ है बीटा और यहाँ एक कोण बना हुआ है आर, ये दोनों अंदर में बना हुआ है और गामा कोण बाहर में बैठा हुआ है, तो गामा बराबर आर प्लस बीटा ये निकाले। और चूंकि समीकरण नंबर 1 में देख लो, यहाँ आई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो यहाँ से आर का मान निकाल लो, तो आर बराबर गामा माइनस बीटा, बीटा वाले को इधर पक्षांतर कर देना। अब इन दोनों का मान समीकरण नंबर 1 में रखना है, आई बराबर अल्फा गामा, उसके बाद म्यू, आर बराबर गामा माइनस बीटा। ये दोनों को गुना कर दो, गामा इसको भी गुना कर दिए, और इसको इधर का कुछ नहीं करना है, इसको चुपचाप लिख देना है। अब जो गामा गामा दिख रहा है उसको एक तरफ डाल दो और इस वाले को इधर ले आओ, इधर इसको इधर लाएंगे, माइनस में है तो इधर पक्षांतर करने से प्लस में हो जाएगा, और ये वाला जो है उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। यहाँ से आप म्यू को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बच गया, म्यू को कॉमन नहीं, गामा को कॉमन निकाल लो, म्यू माइनस 1, ये बन गया। अब इसमें हमको एक और सूत्र लगाना है गणित का, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। कोण तो क्लियर है, कोण अल्फा है, बीटा है, गामा है, तीन ठो कोण दिख रहा है। चाप कौन सा होगा, चाप प्रकार में काटते हो तो कैसे काटते हो, ऐसे, ये आपका चाप हो गया। इसी चाप को तीनों कोण के लिए लेना है, चाप हो गया। फिर इसके जैसे हमने यहाँ पर मान लो यहाँ चाप काट के दिखा रहा हूँ, ये जैसे यही देखिए ऐसा चाप काटोगे तो प्रकार को यहाँ रखोगे ना, ऐसे रखोगे तो ये उसका केंद्र होगा, और केंद्र से जो इसको मिलाओगे वो आपकी त्रिज्या होगी। तो ये जैसे आपका चाप हुआ तो ये उसके लिए त्रिज्या, यहाँ से त्रिज्या और ये उसकी त्रिज्या। तो पहला जो कोण है वो हमारा है अल्फा, चाप दो सबके लिए पी ही रहेगा। इसके लिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, पी ओ, ये लिखिए पी ओ। उसके बाद बीटा, बीटा के लिए पी ए, और ये हो जाएगा आपका पी आई। फिर उसके बाद गामा के लिए पी सी। ये अब इसी के मान को आपको यहाँ पर भरना है, इसको चाहे समीकरण नंबर 2 बोल दो, समीकरण नंबर 2 बोल देंगे। गामा का मान पी ए पी ओ प्लस म्यू, बीटा का मान पी ए पी आई, और यहाँ पर पी ए पी सी, और इधर का है म्यू माइनस 1।
सब में आपको पी ए कॉमन दिख रहा है, तो इसको तो पहले वहीं हटाई दो, काट दो सीधा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहीं से काट देता हूँ। ये हो गया 1/PO, ये μ/PI, और यहाँ पर μ-1/PC। अब चिन्ह प्रपाटी के अनुसार से हम पीओ देखिए, आपतित किरण की दिशा किस तरफ है, आपतित किरण की दिशा है इधर, और पीओ इसमें जब शुरू में आप लोग पढ़े होंगे तो शुरू में ही हमको बताना पड़ता है कि जो ध्रुव होता है हमेशा दूरी को ध्रुव से ही शुरू करना है, अगले तरफ से नहीं। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अगर मैं OP बोलूँ तो गलत हो जाएगा, उसको मेरे को PO ही बोलना है। तो PO ही बोलेंगे तो P इधर से शुरुआत किया, O उधर जा रहा है तो उसकी दिशा हो गई विपरीत, तो वो हो जाएगा हमारा ऋणात्मक। और ये आपकी वस्तु की दूरी है -U। इसके लिए जब जाओगे तो PC, ये आपका वक्रता केंद्र है, तो ये धनात्मक होगा क्योंकि उसी दिशा में आप चल रहे हो। PI जो है वह प्रतिबिंब की दूरी है, ये यहाँ पर उसके मान को भरोगे, PO -U PI V और μ-1 PC जो है वह R। अब सूत्र देखिए, μ-1 R, और यहाँ पर म्यू है ना, इसको म्यू को भूल गया था, म्यू V - V, ये आपका सूत्र निकल गया। इसी सूत्र को हमको अगले सवाल में, जिसका टाइम अभी खत्म हो गया, थोड़ा सा बस बता देता हूँ, 5 मिनट बाकी है। अगला सवाल, ये सवाल भी आता है हर साल, एक साल के एक सवाल रिपीट होता है, लेकिन इस सूत्र का उपयोग करके जो अगला जो हम लोग पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र जो बनाएंगे, उस सूत्र का जो है वो ज़्यादा मेरे हिसाब से, अगर मैं विद्यार्थी होता तो खगोलीय दूरदर्शी के बाद सेकंड नंबर में उसको रखे रहता हूँ। तो उसी सूत्र का उपयोग हम थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ। उसके लिए हम लोग एक लेंस लेते हैं, लेंस में 2 पृष्ठ होते हैं। ये देखिए पहला लेंस, ये आपका एक लेंस में मैंने बनाया, लेंस में 2 पृष्ठ है। इस वाले पृष्ठ को मैंने बोल दिया AB, दूसरे पृष्ठ को बोल दिया CD। यहाँ से एक आपने खींच दिया मुख्य अक्ष। अब इसमें से पहले पृष्ठ, मान लो पहले पृष्ठ के लिए जो वक्रता त्रिज्या है वह R1 है, दूसरे पृष्ठ के लिए जो वक्रता त्रिज्या है R2 है। सूत्र क्या होता है, 1/F μ-1 R1 -R2। पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र या 1/F, इस सूत्र को ही दे दिया रहेगा और सिद्ध करो करके। तो इस चित्र को हम बनाएंगे। चित्र बनाने के बाद सबसे पहले लिखेंगे कि एक लेंस है, उस लेंस के 2 पृष्ठ हैं, पहला पृष्ठ AB, दूसरा पृष्ठ CD। मान लो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1, दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वह R2 है, और यहाँ एक माध्यम रखा हुआ, जानते हो ये आपका विरल माध्यम इधर रहता है, और लास्ट में सघन माध्यम। एक किरण यहाँ से निकली, पहले पृष्ठ पर आपतित हुई, आपतित होने के बाद ये अपवर्तित हुई, अपवर्तित होने के बाद जब ये हमने गया, ये आपका विरल माध्यम है, और लेंस आपको पता है कांच का बना होता है, तो सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम में जब वो जा रही है, तो विरल से जब सघन में जा रही है तो वहाँ अभिलंब की ओर झुकती है, लेकिन यहाँ अभिलंब आपको दिख ही नहीं रहा है, कहाँ से दिखेगा। तो अभिलंब कैसे बना, आपका ये गोला है, इसका भी एक वक्रता केंद्र अभी हमने बताया, ये भी एक गोले का भाग है, इसका भी एक वक्रता केंद्र है। अब इसका वक्रता केंद्र इधर है, इसका मान लो इसका है C1 और इसका है C2। अब देखिए यहाँ गया, अब ये अभिलंब ऐसे बनेगा, तब आपको पता चल रहेगा कि ये तो झुकी थोड़ा सा। झुकने के बाद अगर मान लो यह किरण, ये जो वाला जो पृष्ठ है वो नहीं होता, तो ये सीधे निकल जाती। इसी को हमने यहाँ पर बोलेंगे I1। आपके पुस्तक में जो लिखा हुआ है इसी को बोला है I1। अब पृष्ठ AB के लिए जो पहला जो प्रतिबिंब बना वो I1 पर, मान लो उसकी दूरी है V1। अब यही जो I1 है वह CD पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है और अंतिम प्रतिबिंब बनता है I पर। इसकी जो दूरी है V, और यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है, वस्तु की दूरी है U। अब ये कैसे बना, यहाँ से देखिए, अब ये विरल माध्यम इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो अभिलंब तो आपको दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ से आपने बना लो अभिलंब, ये अभिलंब उधर है और दूर हटी, तो यहाँ पर प्राप्त हुआ ये I1, I सिर्फ I बस।
ये डायग्राम जो हमारे बुक में दिया हुआ है पूरा एकदम स्पष्ट क्लियर नहीं है, इसके लिए हमको अभिलंब बना के 2 भाग में इसको समझना पड़ता है। बाकी डेरिवेशन अगला एकदम सिंपल है, वही आपका पृष्ठ को लोगे, यही आपका जो पृष्ठ है उसको ले लेंगे हम लोग, अभी जो हमने लिया था जी, इसको लेने के बाद में बाकी और जो क्लास है अगले क्लास में करेंगे, इसको अगले क्लास में करेंगे फिर इसको।